तो कभी ये सवाल मन में आया है कि इतना बड़ा देश, मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोग, आखिर चलता कैसे है? आज हम भारतीय शासन की इसी मशीनरी को परत दर परत समझने वाले हैं और जानते हैं शुरुआत कहाँ से करेंगे। बिल्कुल वहीं से जहां लोकतंत्र की पहली ईंट रखी जाती है। देखिए, भारत जितना विशाल और विविध है, उसे चलाने के लिए एक बहुत मजबूत और साफ सुथरा सिस्टम तो चाहिए ही। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा ढांचा बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर टॉप लेवल तक काम कैसे करता है। अगर हम शासन को एक पिरामिड की तरह देखें तो उसकी नींव क्या है? वो है स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक हकीकत है। इसे असलियत में बदला 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने। और सच कहूं तो ये संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असली गेम चेंजर थे। हाँ, लेकिन ये जो स्थानीय शासन का आइडिया है ना, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। इसके पीछे दशकों की मेहनत और सोच विचार है। 1957 में पहली बार बात शुरू हुई और फिर ये सफ़र चलते चलते 1992 में एक बहुत बड़े, मतलब ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव पर जाकर खत्म हुआ। और ये जो 73वां संशोधन था, ये बस कागजी कार्रवाई नहीं थी। इसने एक पूरा का पूरा मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया। मतलब चुनाव निष्पक्ष हों और टाइम पर हों, इसके लिए बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। और पैसों का बंटवारा सही से हो, इसके लिए बना स्टेट फाइनेंस कमीशन। सब कुछ सोचा गया था। लेकिन इन सब में जो सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे क्रांतिकारी चीज थी, वो थी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। सोचिए, बस इस एक कदम ने लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए और जमीनी स्तर पर लीडरशिप का जो चेहरा था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो 73वें संशोधन ने गांवों के लिए पूरा सिस्टम बना दिया। अब शहरों का क्या? ठीक उसी तरह 74वें संशोधन ने शहरी इलाकों के लिए, मतलब नगरपालिकाओं के लिए एक पैरेलल सिस्टम तैयार किया। सिंपल। अच्छा, एक और मजेदार बात, लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसके लिए चुनाव लड़ने की मिनिमम एज सिर्फ 21 ईयर्स रखी गई। ये विधानसभा या संसद से कम है। और इसकी पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था कि युवा लीडरशिप को मौका मिले, वो आगे आएं। चलिए अब लोकल गवर्नेंस से आगे बढ़ते हैं। हमारे शासन के पिरामिड में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और चलते हैं न्यायपालिका की दुनिया में। देखते हैं कि एक जिले के लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, न्याय का पहिया घूमता कैसे है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक बहुत ही खास बात है। यहाँ एक ही जज, आप कह सकते हैं, 2 टोपियां पहनता है। मतलब वो दोहरी भूमिका निभाता है। उनका पद इस बात से बदल जाता है कि वो किस तरह का केस सुन रहे हैं, सिविल या क्रिमिनल। जैसे जब वो जमीन जायदाद के झगड़े या पैसों के लेन देन जैसे सिविल मामले सुनते हैं, तब उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन जब वही जज हत्या या डकैती जैसे गंभीर क्रिमिनल केस सुनते हैं, तब उनका टाइटल बदलकर हो जाता है सेशंस जज। जज एक, भूमिकाएं 2। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कम से कम 7 साल वकालत का एक्सपीरियंस चाहिए। और इतना ही नहीं, राज्य के हाई कोर्ट की सिफारिश भी जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि सिर्फ सबसे काबिल और अनुभवी लोग ही इस इतने जरूरी पद तक पहुंचें। एक सेशंस जज के तौर पर उनके पास जबरदस्त शक्तियां होती हैं। मतलब वो किसी को उम्र कैद दे सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा भी सुना सकते हैं। ये न्याय प्रणाली में एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या किसी की जिंदगी और मौत का फैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ एक जज के हाथ में छोड़ा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था में एक बहुत मजबूत सेफ्टी नेट है। सेशंस जज अगर मौत की सजा सुनाते भी हैं, तो उसे लागू करने से पहले राज्य के हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना ही पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। तो चलिए अब अपने पिरामिड में उन इलाकों को देखते हैं जो राज्यों से अलग हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होता है। यूनियन टेरिटरीज का नक्शा हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, ये बदलता रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ प्रदेश आगे चलकर पूरे राज्य बन गए, तो वहीं जम्मू कश्मीर जैसे नए प्रदेश भी बनाए गए। हर यूनियन टेरिटरी का एक हेड होता है, जिसे या तो एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सीधे राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और इसी वजह से इन प्रदेशों पर केंद्र का सीधा कंट्रोल बना रहता है।
अब दिल्ली का मामला तो सबसे अनोखा है। देश की राजधानी है भाई, तो यहाँ एक चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन 3 सबसे जरूरी चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है। और शक्तियों का यही बंटवारा अक्सर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की वजह भी बनता है। अब हम पहुंचते हैं अपने पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर, केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता। यही भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा है। तो शक्तियों का ये बंटवारा 3 लिस्ट के जरिए किया गया है। रक्षा, विदेश मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं यूनियन लिस्ट में, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। पुलिस, खेती जैसे स्थानीय विषय हैं स्टेट लिस्ट में। और शिक्षा, जंगल जैसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को काम करना है, वे हैं कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन सोचिए, अगर कोई बिल्कुल नया सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी ना हो, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बनाना है या साइबर सिक्योरिटी पर, तब क्या होगा? यहीं पर काम आती हैं रेजिजुअरी पावर्स, और भारत में ये पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र की संसद के पास है। और आखिर में चलिए 2 और जरूरी संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे हम सभी की जिंदगी से जुड़े हैं। एक है संपत्ति का अधिकार और दूसरा है पूरे देश में व्यापार करने की आजादी। देखिए, एक जमाना था जब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के बाद इसे एक लीगल अधिकार बना दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार अगर चाहे तो जनहित के लिए किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानून के मुताबिक मुआवजा देना जरूरी होगा। तो हमने देखा कि भारत का शासन कैसे काम करता है। गांव की पंचायत से लेके दिल्ली की संसद तक सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पूरा सिस्टम एक जटिल पिरामिड की तरह है। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, इन सभी कानूनों और संशोधनों में से वो कौन सा एक बदलाव है जिसने जमीनी स्तर पर आम इंसान की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला है? जरा सोचिएगा इस पर।